हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राव एकेडमी भोपाल। नमस्कार, आप सभी लोगों का राव एकेडमी भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 16 फरवरी को हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। तो इस एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए राव एकेडमी की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू की। यहाँ पर हमने टारगेट रखा है कि जो भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स का कंप्लीट सिलेबस है, इसका मतलब है यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक, वो हम प्रीलिम्स के पहले पहले एमसीक्यू के माध्यम से साथ में डिटेल्ड डिस्कशन करते हुए कंप्लीट करने वाले। देखिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो टॉपिक है ना, इकोनॉमी का भी टॉपिक हो सकता है या फिर ज्योग्राफी का भी टॉपिक हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल अगर आप लोग प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे ना, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहां से जरूर मिलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आप सभी लोगों के लिए। राव एकेडमी की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू की है। अगर अभी तक आप लोगों ने खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर नहीं किया तो इस दिए गए नंबर पर कॉल करना है 8319618002 और खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करना है। ठीक है। देखिए, जो टेस्ट सीरीज है, कुछ विशेषता आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो भी सिलेबस है उसे यूनिट वाइज कवर किया गया है, बाद में फुल लेंथ टेस्ट है और साथ में सीसेट के पेपर हैं। सबसे बड़ी बात कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में डिजाइन किए गए हैं। तो आगे आने वाला जो हमारा 16 फरवरी को पेपर है, ठीक है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सबसे खास बात अगर बात करें, ये आपको मात्र 99 रुपए पर मिल रही है, मतलब आर्थिक रूप से भी आपके लिए अच्छी है। ठीक है ना। ये हमारे बहुत से टारगेटेड बैच चल रहे हैं, जैसे मंतव्य है, बुनियाद है, संपूर्ण है, सिद्धि है। तो किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी आप तैयारी को शुरू कर सकते हैं। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी फिलहाल नोटिफिकेशन या अनाउंसमेंट है राव एकेडमी भोपाल की तरफ से, वो ये है, राव एकेडमी का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो या तो क्लास खत्म होने के बाद इस बारकोड को स्कैन करेंगे या फिर सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर राव एकेडमी सर्च करेंगे और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे आने वाली जो भी हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज होंगी, लाइक जो भी हमारी क्लासेज होंगी, डेली क्विजेज होंगे, करंट इवेंट से रिलेटेड जो भी डिस्कशन होगा, ठीक है, मेंटरशिप प्रोग्राम्स होंगे, वो सब कुछ आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है और टेलीग्राम है। यहां पर भी जुड़ करके आप राव एकेडमी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है या फिर अनाउंसमेंट्स हैं, क्लास की लिंक है, क्लास की पीडीएफ है, इन सभी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बातें आपको दिमाग में रखना है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, चीजों को या तो आप लोगों को कमेंट करके अपना आंसर देना है या फिर आप अपने आंसर को बाद में मैच करिएगा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दूसरी बात, जो भी मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा उन चीजों को आपको नोट करना है। ठीक है ना। अगर नोट नहीं कर पा रहे, केवल आप देख रहे हैं क्लासेस को, तो स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे और ऐसा मतलब मानना है मेरा कि 99.99% इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो इसी क्लास से आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है ना। मैच द फॉलोइंग, एक तरफ लिखा हुआ है इंडस्ट्री और दूसरी तरफ वो इंडस्ट्री कहां पर है, लोकेशन, और अकॉर्डिंगली आपको सही जोड़ी मिलाना है। बाल्को, हिंडाल्को, ठीक है ना, फिर इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, फिर नाल्को। देखिए, इसका मतलब है भारत एल्यूमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नाल्को शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करेंगे। सभी लोगों को आंसर करना है। ठीक है। और बहुत ही चीजों को ना अच्छे तरीके से नोट करते चलना है। चलिए फिर क्वेश्चन को समझते हैं। अगर बात करें बाल्को की, बाल्को की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। और ये है कहां पर? कोरबा। कोरबा नाम की जगह आपको कहां पर मिलेगी? छत्तीसगढ़। ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ कोरबा में 1965 में बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना की गई थी। ये कभी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कब स्थापना हुई, क्योंकि एमपीपीएससी को ना ईयर, डेटा, डेट, इन सब से कुछ ज्यादा ही लगाव है, तो हमको भी उस तरीके से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर बात करें हिंडाल्को की स्थापना कब हुई थी? 1958, और लिखेंगे रेणुकूट। रेणुकूट नाम की जगह है और वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश।
अगर बात करेंगे इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, जिसे बोलते हैं इंडाल्को, शॉर्ट फॉर्म क्या है, इंडाल्को। याद रखेंगे इंडाल्को के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंडाल्को आपको दो जगह देखने को मिलेगी। इंडाल्को आपको दो जगह देखने पर मिलेगी, एक तो है अल्लुपुरम, कहां पर है, केरला में, और दूसरा बेलगाम, कर्नाटका। कहां कहां पर आपको देखने को मिलेगी, लिखेंगे अल्लुपुरम और दूसरा है बेलगाम। बेलगाम, बेलगाम कर्नाटका में है। ये वही बेलगाम है जहां पर एकमात्र कांग्रेस सेशन हुआ था जब गांधी जी प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है ना। बेलगाम कर्नाटका, अल्लुपुरम कहां पर आपको मिलेगा, केरल में, ठीक है ना। अगर बात करेंगे नालको, नालको कहां पर देखने को मिलेगा, लिखेंगे कोरापुट उड़ीसा, कोरापुट उड़ीसा, कोरापुट उड़ीसा, और स्थापना लिखेंगे 1981। अब देख सकते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं। अगर बात करें बाल्को, बाल्को कहां पर है, कोरबा, तो ए इज पेयर्ड विथ ऑप्शन नंबर 2। हिंडाल्को कहां पर है, रेणुकूट, सो ऑप्शन नंबर बी इज पेयर्ड विथ ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। 2 4 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चीजों को साथ में नोट करते चलेंगे। एक खास बात यह है, सभी लोग नोट करेंगे, खास बात सबसे इंपॉर्टेंट यह है, अल्लुपुरम केरला में भारत की पहली एल्यूमिनियम कंपनी लगाई गई थी। भारत की पहली एल्यूमिनियम कंपनी कब लगाई गई थी, 1938, ये चीज याद रखेंगे। और बेलगाम में स्थापना कब हुई थी, इंडाल्को की 1970, ठीक है ना। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा गया। यही 5-6 एल्यूमिनियम कंपनी है जो एग्जाम में घुमा घुमा के पूछते हैं, ठीक है ना। बातें क्लियर है क्या सभी को। अगर यहां तक किसी का कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हीराकुंड लिखा है ना, ये कोरापुट नाम की जगह पर ही है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत लोग सोच रहे होंगे सर हीराकुंड ऑप्शन में है, कोरापुट जिला है और बोल सकते हैं है कहां पर, उड़ीसा। बातें क्लियर है क्या सभी को। अगर यहां तक कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी लोग। भारत की पहली एल्यूमिनियम कंपनी 1938 कहां पर स्टैब्लिश हुई थी, अल्लुपुरम नाम की जगह है, केरला में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंटली द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया। बहुत सारी चीजें यहां पर भी मैं आपको बताने वाला हूं। फिलहाल आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी, रिफाइनरी मतलब जहां पर पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनते हैं, कच्चे तेल से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं ना, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, ठीक है ना, ग्रीस है, तो वो सब चीजें आपको, ठीक है ना। सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है जहां पर ये सब प्रोडक्ट बनते हैं, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनते हैं, वो सबसे बड़ी रिफाइनरी कहां पर है। ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर बी भावनगर, ऑप्शन नंबर सी बड़ोदरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी मुंबई। आंसर सभी को करना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कहां पर है। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी भावनगर, और ये भावनगर है कहां पर, तो लिखेंगे गुजरात। भावनगर कहां पर है, गुजरात में। और इस कंपनी के ओनर कौन है, रिलायंस ग्रुप। यहां पर भावनगर में रिलायंस ग्रुप कब से ऑयल रिफाइनरी या रिलायंस ग्रुप की जो ऑयल रिफाइनरी है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1999। मैं बार बार स्थापना या फिर डेट की बात इसलिए करता हूं क्योंकि एमपीपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये वही क्वेश्चन होते हैं जो आपको सिलेक्शन से बाहर रखते हैं, ठीक है ना। चलिए तो 1999 में भावनगर गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं अगर ऑयल रिफाइनरी की, तो कुछ और बातें कर लेते हैं। जो भारत की पहली ऑयल रिफाइनरी है, फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी, वो कहां पर है, लिखेंगे असम डिगबोई, असम डिगबोई। और स्थापना कब हुई थी, 1901। स्थापना कब हुई थी, 1901। साथ में चीजों को लिखते चलेंगे। अब बात करें कहां कहां पर है, जैसे एचपीसीएल की कहां पर है, विशाखापट्टनम में, ये चीजें भी पूछ सकते हैं। बड़ोदरा में कौन सी है, आईओसीएल है। मुंबई में बीपीसीएल है। और भी है, पारादीप है, पारादीप है उड़ीसा, पारादीप उड़ीसा में है, ठीक है ना। पारादीप भी है, हमारी ऑयल रिफाइनरी है, उड़ीसा में है। ये सब चीजें भी आपको नोट करते चलना है, ठीक है ना। तो भारत की पहली ऑयल रिफाइनरी कौन सी है, असम डिगबोई 1901। और भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कौन सी है, आप बताएंगे सर, भावनगर गुजरात, ठीक है ना। और अगर हम एमपीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर ही रहे हैं तो एमपी में एकमात्र ऑयल रिफाइनरी है,
एमपी में एकमात्र ऑयल रिफाइनरी है और उसका नाम है बीना, बीना ऑयल रिफाइनरी। कहां पर है भैया? बीना। और बीना किस जिले में है? सागर जिले में है। यहां पर बीना में जो ऑयल रिफाइनरी है वो किन दो कंपनियों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है? तो भारत की तरफ से है बीपीसीएल और एक ओमान देश है। आप लोग सुने होंगे ओमान देश गल्फ कंट्री है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, सर बीना सागर में जो ऑयल रिफाइनरी है वो किस देश की मदद से स्थापित की गई है? आप बताएंगे सर ओमान की मदद से। और अगर डेट आपसे कोई पूछे कि कब स्थापित हुई थी? 2011 2011 इससे ज्यादा कुछ भी पूछने की संभावना अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है ना। चलिए चीजों को नोट करेंगे, आगे बढ़े। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, इंडिया एक्सपोर्ट्स आयरन ओर मेनली टू। आपको बताना है कि जो भारत है लोहे का निर्यात मुख्य रूप से किस देश को करता है? मतलब जो इंडिया में आयरन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, वो मुख्य रूप से किस देश को एक्सपोर्ट किया जाता है या निर्यात किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी भूटान, ऑप्शन नंबर सी जापान, या फिर ऑप्शन नंबर डी रसिया। भारत में उत्पादित होने वाले लोहे का सबसे बड़ा आयातक देश, इंपोर्टर कंट्री कौन सी है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर सभी को करना है, ठीक है ना। देखिए हमारी कोशिश क्या है कि एक क्वेश्चन के माध्यम से और जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, उन सभी को आपको कवर करना है। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जापान। अब अगर बात करें जो भारत है, भारत में जो आयरन का प्रोडक्शन होता है, जितना भी आयरन का प्रोडक्शन होता है वो मेनली हम कहां पर एक्सपोर्ट करते हैं? मेनली हम कहां पर एक्सपोर्ट करते हैं? लिखेंगे जापान। जापान सबसे बड़ा आयातक देश है। अप्रॉक्स अगर डेटा की बात करेंगे तो लगभग 60%, लगभग बोल सकते हैं 60% लोहे का हम जापान को क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। और एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि जो भी एक्सपोर्ट होता है ना उसके लिए एक डेडिकेटेड पोर्ट है, बंदरगाह है विशाखापट्टनम। कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम। तो ये जो एक्सपोर्ट होता है लोहे का उसके लिए डेडिकेटेड एक हमने पोर्ट अलग से बना के रखा है और उसका नाम है विशाखापट्टनम। है कहां पर? आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। पता है आपको विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश है, इट इज इंडियाज डीपेस्ट पोर्ट, सबसे गहरा पोर्ट है। तो ये चीज भी अगर कभी कोई पूछे कि सर विशाखापट्टनम जो है उसकी खास बात क्या है, वो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया, ठीक है। अब कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट आयरन माइंस, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत में जो मुख्य लोहे की खदानें हैं वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं कि ये खदान है, इसका संबंध किससे है, या पर्टिकुलर जो माइंस है उसकी लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो उस चीज पर भी थोड़ा सा गौर करेंगे। सबसे जो फेमस आयरन माइंस है उसका नाम है बेलाडीला, और ये कहां पर मिलेगी आपको? छत्तीसगढ़। जो दूसरी इंपॉर्टेंट खदान का नाम आपको याद रखना है कुद्रेमुख। कौन सी है भैया? कुद्रेमुख। कौन सी है? कुद्रेमुख। और ये लिखेंगे कर्नाटका। कहां पर है? कर्नाटका। कहां पर है? कर्नाटका। अब आगे लिखेंगे, तीन इंपॉर्टेंट है, एक है मयूरभंज, दूसरा लिखेंगे सिंहभूमि, मयूरभंज सिंहभूमि, और क्योंझर, ये आपको कहां पर मिलेंगी? लिखेंगे उड़ीसा। कहां पर मिलेंगी? उड़ीसा। फिर एक इंपॉर्टेंट और लिखेंगे रत्नागिरी, लिखेंगे महाराष्ट्र, इंपॉर्टेंट है ये सभी चीजें भी। सर बेलाडीला जो आयरन माइंस है वो कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। कुद्रेमुख कहां पर है? कर्नाटका। यहां पर दो इंपॉर्टेंट है, मयूरभंज और सिंहभूमि। जनरली एग्जाम में यही दो पूछी जाती हैं, मयूरभंज और सिंहभूमि उड़ीसा में है, और रत्नागिरी कहां पर है? महाराष्ट्र। ये सभी चीजें एज इट इज आपको नोट करते चलना है, एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी ये सभी चीजें, ठीक है, नोट करेंगे। चलिए अगर यहां तक कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रश्न होता है तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स प्रोड्यूसेस अबाउट 50% ऑफ द टोटल सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर 50% से अधिक सिल्क का प्रोडक्शन होता है। मतलब अकेले वो राज्य 50% से अधिक
सिल्क का प्रोडक्शन करता है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटका, या फिर ऑप्शन नंबर डी है असम। आपको बताना है कौन सा भारतीय राज्य है जहां पर 50% से भी अधिक सिल्क का प्रोडक्शन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर सभी को करना है, आंसर सभी को करना है, ठीक है ना। चलिए अगर बात करें इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो कर्नाटक है उस वहां पर सिल्क का लगभग अगर बात करेंगे तो भारत में कुल सिल्क प्रोडक्शन का 70% कहां पर होता है? कर्नाटक में। कहां पर होता है? कर्नाटक में होता है। और कर्नाटक में याद रखेंगे, कर्नाटक में केवल और केवल आपको मलबरी किस्म का सिल्क देखने को मिलेगा। टाइप होता है ना, जैसे मलबरी है, इरी है, टसर है, मुगा है, तो कर्नाटक में आपको मलबरी किस्म का जो सिल्क है उसका उत्पादन देखने को मिलेगा। बातें क्लियर है क्या? अगर बात करें कर्नाटक के बाद दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर है असम। ये 3 प्रमुख राज्य हैं जो भारत में सिल्क का उत्पादन करते हैं। अगर बात करें सिल्क के वैरायटीज की तो 4 चीजें आपको याद रखना है। एक है मलबरी, दूसरा है टसर, सबसे कम इसी का उत्पादन होता है टसर, चौथा है मूंगा और पांचवा है इरी। देखिए जो मूंगा और इरी ये केवल और केवल आपको मुख्य रूप से कहां पर मिलेगा? असम में। मुख्य रूप से कहां पर मिलेगा? असम में। और अगर हम एमपीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं ना, तो ये चीजें पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में केवल और केवल इरी किस्म का जो सिल्क है उसका उत्पादन होता है। और आपको भी पता है सिल्क उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो सिल्क डायरेक्टोरेट है, ठीक है ना, रेशम निदेशालय है, उसकी स्थापना भी हुई है मध्य प्रदेश में 1984। और कहां पर? भोपाल में, ठीक है ना। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में इकलौता जिला है जिसे बोलते हैं सिवनी जिला है जहां पर इरी किस्म के रेशम का उत्पादन किया जाता है। क्या बातें क्लियर है सभी को? क्या बातें क्लियर है क्या? इसीलिए सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश का लखनऊ। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द स्टेट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर मिल। आपको बताना है कि सर्वाधिक पेपर मिल वाला राज्य कौन सा है। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक पेपर इंडस्ट्री है? ठीक है, आंसर सभी को करना है। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक पेपर मिल्स हैं? चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वेस्ट बंगाल। भारत में सबसे ज्यादा आपको पेपर मिल कहां पर देखने को मिलेंगी? वेस्ट बंगाल। बट एक चीज अगर बात करें कि सबसे ज्यादा पेपर का प्रोडक्शन, देखिए मिल होना अलग बात है, पर पेपर का प्रोडक्शन कहां पर होता है? लिखेंगे महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा पेपर का प्रोडक्शन कहां पर होता है? महाराष्ट्र, लगभग 18%। मतलब पूरे भारत में जितना भी कागज उत्पादन हो रहा है उसमें से महाराष्ट्र का कितना योगदान है? आप बताएंगे सर 18%। तो ये चीज दिमाग में रखना है सर। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मिल्स की बात करें, पेपर मिल्स की, वो कहां पर है? वेस्ट बंगाल। और इनफैक्ट आपको भी पता है कि जो वेस्ट बंगाल है वहां पर भारत का जो पहला पेपर इंडस्ट्री है उसे भी स्थापित किया गया था। श्रीरामपुर करके नाम की जगह है वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। तो ये चीज नोट करेंगे। अगर बात करेंगे पेपर के प्रोडक्शन की, अब यहां पर पेपर प्रोडक्शन की अगर हम बात कर ही लिए हैं तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी पेपर मिल है? कौन कौन सी पेपर मिल है? सबसे पहले आपको भी पता है सर सिक्योरिटी पेपर मिल। दूसरा है मध्य प्रदेश में करेंसी पेपर मिल। ये चीज भी आपको साथ साथ में नोट करते चलना है। सिक्योरिटी पेपर मिल, करेंसी पेपर मिल। दूसरा है यहां पर न्यूज प्रिंट पेपर मिल। और जो लास्ट है, एक तो सिक्योरिटी पेपर हो गया, दूसरा करेंसी पेपर हो गया, तीसरा न्यूज प्रिंट, और चौथा आपको याद रखना है ओरिएंट पेपर। कौन सी? ओरिएंट पेपर, जिस पर आप नोटबुक बनाते हैं, लिखते हैं। देखिए सिक्योरिटी पेपर मिल आपको कहां पर मिलेगा? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद। फिलहाल नाम बदल चुका है, नर्मदापुरम है। करेंसी पेपर मिल आपको मिलेगा देवास। न्यूज प्रिंट मिलेगा नेपानगर। और मध्य प्रदेश की पहला जो कारखाना है 1949 में स्टैब्लिश हुआ था,
नेपन अगर बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है, और ओरिएंट पेपर मिलेगा अमलई शहडोल, अमलई शहडोल। क्या बात है क्लियर सभी को? ये चीजें भी एज इट इज आपको नोट करते चलना। अगर वो बात करेंगे ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट 1967 68, अमलई शहडोल 1965। अगर बात करेंगे करेंसी पेपर मिल 1975 76। अगर बात करेंगे न्यूज प्रिंट 1949। क्या बातें क्लियर है? तो जब भी आप इस तरीके की इंडस्ट्री इंडिया लेवल पर पढ़ते हैं ना, तो एमपी में भी साथ साथ में रिवाइज करते चलना है। और ये जो डेट है, जो ईयर है ना, आपको तभी याद होंगी जब आप बार बार लिख लिख के पढ़ेंगे। ठीक है ना? सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ने का लिख लिख के चीजों को पढ़ना और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाना। ठीक है, तो वो चीजों का स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ हैवी वाटर प्लांट? आपको ही पता है कि जो हैवी वाटर होता है, हैवी वाटर का यूज कहां पर होता है? न्यूक्लियर प्लांट में एज अ मॉडरेटर का काम करते हैं। मॉडरेटर का काम करते हैं। मॉडरेटर का मतलब होता है जो भी न्यूट्रॉन की स्पीड है ना, उसे कम करते हैं। कौन? हैवी वाटर। D2O बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? D2O। हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या है? D2O। तो आपको बताना है कि भारत में कहां पर हैवी वाटर का प्लांट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए काकरापारा, ऑप्शन नंबर बी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन नंबर सी नरोरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोटा। आपको बताना है कहां पर हैवी वाटर प्लांट नहीं है। ठीक है ना? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, फिलहाल आंसर सभी को करना है। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी नरोरा। इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भारत में अगर बात करें हैवी वाटर प्लांट की, भारी जल, ठीक है ना, से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, वो टोटल कितने हैं? लिखेंगे 07। टोटल कितने हैं? 7 हैं। आपसे ये नंबर भी पूछ सकते हैं, कितने हैं टोटल? 7। कौन कौन से हैं? लिखेंगे हजीरा, दूसरा लिखेंगे बड़ौदा या बड़ोदरा जिसे आप लोग बोलते हैं, बड़ौदा। फिर लिखेंगे थाल, फिर लिखेंगे मनागुर या मनागुरु बोलते हैं। तूतीकोरिन फेमस है, तूतीकोरिन एक पोर्ट भी है तमिलनाडु, तूतीकोरिन। कितने हुए? 5। फिर लिखेंगे कोटा, और राजस्थान, हजीरा, बड़ौदा, थाल, मनागुरु, तूतीकोरिन, कोटा, और एक है तलचर। और एक क्या है? तलचर नाम की जगह है। अब ये है कहां पर? हजीरा और बड़ौदा आपको मिलेंगे गुजरात। ठीक है। अगर बात करेंगे थाल की तो महाराष्ट्र। मनागुरु आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश। तूतीकोरिन कहां पर मिलेगा? तमिलनाडु। ठीक है ना। कोटा कहां पर है? कोटा लिखेंगे राजस्थान, और तलचर लिखेंगे उड़ीसा। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए तलचर उड़ीसा है, ठीक है ना। अब आप सोच रहे हैं सर श्रीहरिकोटा, काकरापारा बेसिकली थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है ना। कहां पर है? गुजरात में है। ताप्ती नदी पर काकरापारा नाम की परियोजना भी है। ठीक है। तो नरोरा में या उत्तर प्रदेश, ये नरोरा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, थर्मल पावर प्लांट है यहां पर नरोरा में, ठीक है ना। हैवी वाटर प्लांट नहीं है। चीजों को नोट करेंगे, चीजों को नोट करते चलेंगे। कोई भी डाउट होता है वो चीज भी आपको पूछना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉट अ कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आपको ये डेफिनेशन पता होना चाहिए। ये कई बार मेंस में भी पूछ चुके हैं कि कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी है क्या, ठीक है ना। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। नेचुरल गैस, एटॉमिक एनर्जी, पेट्रोलियम या फिर बायोगैस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और लॉजिक से भी ये क्वेश्चन आप लोग सही कर सकते हैं। ठीक है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बायोगैस। आइए समझते हैं कि ये जो कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी है या कॉमर्शियल एनर्जी है, इसकी खास बात क्या है। देखिए इसकी सबसे खास बात तो ये है कि ये आपको एक फिक्स्ड प्राइस पर मिलेगी। फिक्स्ड प्राइस मतलब यहां पर
कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाती है, कोई भी सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी कॉमर्शियल एनर्जी में। दूसरी बात, इनका हमेशा उपयोग डेवलपमेंट में होगा। डेवलपमेंट, जैसे कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, ठीक है, कोई पोर्ट बना रहे हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी काम आप करेंगे, डेवलपमेंट लिख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर लिख सकते हैं इंडस्ट्री, लिख सकते हैं इंडस्ट्री, या फिर आपका ट्रेड, इंडस्ट्री, ट्रेड, ईटीसी, ठीक है ना। तो जिनका उपयोग आप कॉमर्शियल, जिस अगर आपका पर्पज कैसा है, कॉमर्शियल पर्पज है, वाणिज्यिक उद्देश्य, ठीक है ना। और इसके जो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, जैसे थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, या फिर बोल सकते हैं जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? आप बताएंगे सर कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। बट जो बायोगैस है, जो बायोकेमिकल वेस्ट होता है, उससे आप एनर्जी बनाते हैं, जैसे गोबर गैस है, तो उसे आप कॉमर्शियल लेवल पर यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे लकड़ी है, वो कॉमर्शियल यूज के लिए नहीं आती। बट यहाँ पर अगर ऑप्शन में होता कोल, फिर हमारा सही होता, क्योंकि कोयले का उपयोग हम इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए करते हैं। बातें क्लियर है क्या सभी को? क्या बातें क्लियर है सभी को? तो ये 3 नंबर में अगर पूछेगा तो इस तरीके से लिखना है। बाकी अगर पहचानने के लिए बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सर अगर वहां पर सब्सिडी नहीं है, फिक्स्ड प्राइस पर आपको एनर्जी मिल रही है। दूसरा, अगर आप उस एनर्जी का उपयोग कहां पर कर रहे हैं, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, ईटीसी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कुंडाकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहां पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां पर भी बहुत अच्छा डिस्कशन होने वाला। आपको बताना है कि कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में कहां पर है। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी केरला, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। देखिए यहां पर बिल्कुल पूरी तरह से आपको भटकाने का काम किया गया है। कुंडाकुलम जैसे ही नाम सुनते हैं, कुंडाकुलम, रामगुंडम, तो इस तरीके से आपको दिमाग में तो ये चीज आती है सर साउथ में है, पर साउथ में एग्जैक्ट किस राज्य में है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। तो सभी लोग बताएंगे सर कुंडाकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहां पर है। ठीक है, सभी लोगों को आंसर करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में है? चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। देखिए और भी बाकी न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियर प्लांट और उनकी लोकेशन, उनकी लोकेशन के बारे में, ठीक है ना। बहुत सारे हैं, जैसे सबसे पहले लिखेंगे तारापुर, तारापुर ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र। दूसरा लिखेंगे कुंडाकुलम, कुंडाकुलम जो कि क्वेश्चन में है, लिखेंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु। फिर लिख सकते हैं नरोरा, नरोरा कहां पर है? उत्तर प्रदेश, नरोरा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। फिर लिखेंगे कैगा, कैगा इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे कर्नाटका, कैगा कर्नाटका, कैगा कहां पर है? कर्नाटका। फिर लिखेंगे काकरापारा, काकरा पारा कहां पर है? गुजरात, काकरापारा गुजरात, काकरापारा गुजरात। देखिए तमिलनाडु में दो आपको याद रखना है, एक तो कुंडाकुलम, दूसरा कलपक्कम, कलपक्कम। ये चीज भी कहां पर मिलेगी आपको? तमिलनाडु में। क्या बातें क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट रावत भाटा, रावत भाटा कहां पर है? राजस्थान, कहां पर है? राजस्थान, ठीक है ना। अब ये तो भारत में प्रमुख है जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जैसे कैगा कहां पर है भैया? कर्नाटका में है। एक क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। तारापुर कहां पर है? महाराष्ट्र में है। तारापुर कहां पर है? महाराष्ट्र में है, तारापुर महाराष्ट्र में। और खास बात यह है कि ये स्थापित कब हुआ था? 1963। किस देश की मदद से? यूएसए। और इसकी खास बात क्या है कि ये भारत में पहला है, भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर किस देश की मदद से लगाया गया? यूएसए। कब लगाया गया? 1963। किस राज्य में है? महाराष्ट्र। दूसरा इंपॉर्टेंट है कुंडाकुलम, इसलिए क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1988 और किस देश की मदद से? यूएसएसआर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
अब अगर हमने भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर ही ली है और हमारा उद्देश्य क्या है एमपीपीएससी प्रीलिम्स, तो दो चीजें और भी नोट कर लेंगे। मध्य प्रदेश में एक तो आपको मिलेगा चुटका गांव, चुटका गांव कहां पर है, मंडला, और दूसरा है भीमपुर, भीमपुर, और वो कहां पर है, शिवपुरी। तो मध्य प्रदेश में केवल और केवल दो ही न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, कौन कौन से, मंडला, चुटका गांव और भीमपुर शिवपुरी। इंपॉर्टेंट है ये सभी चीजें, ये सभी चीजें। देखिए हमारा क्वेश्चन को सही बताना गलत बताना वो तो उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमारा उद्देश्य क्या है, एमसीक्यू के माध्यम से बहुत ही डिटेल में चीजों को डिस्कस करना, कि आगे अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो एग्जाम में गलत ना हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, उसके पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। राव अकेडमी भोपाल की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है ना। और अगर अभी तक आप लोगों ने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया तो इस दिए गए नंबर पर कॉल करना है 8319618002 और खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करना है। खास बात यह है कि ये टेस्ट सीरीज आपको मात्र 99 रुपए पर मिलने वाली, तो आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमारे टेस्ट सीरीज का जो डेट है, प्लान है, ठीक है ना, ये देख सकते हैं यहाँ पर यूनिट वाइज सिलेबस कवर हुआ है, साथ में फुल लेंथ टेस्ट है, उसके बाद आपकी सी सेट, मतलब पूरा का पूरा सिलेबस आपको पढ़ने का, प्रिपेयर करने का अच्छे तरीके से मौका मिलेगा और उसका रिवीजन आप एमसीक्यू के माध्यम से कर ही सकते हैं, ठीक है ना। जो अभी फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो ये है कि राव अकेडमी का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, ठीक है, तो या तो बारकोड स्कैन करेंगे या सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर आपको टाइप करना है राव अकेडमी और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे चल के जो भी हमारी क्लासेज होंगी, जो भी हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, डेली क्विजेज होंगे, करंट इवेंट से रिलेटेड कोई डिस्कशन होगा, या फिर हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, कहने का मतलब जितनी भी एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं वो सब कुछ एप्लीकेशन पर होंगी, ठीक है ना। चलिए, ये हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, यहाँ पर भी जुड़ करके आप राव अकेडमी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है या फिर नोटिफिकेशंस हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर वापस से आते हैं अपनी क्लास में, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच इंडियन स्टेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। आपको बताना है कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक कपड़ा मिल उद्योग हैं। सबसे ज्यादा कपड़ा मिल वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वेस्ट बंगाल। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल। आंसर सभी को करना है और खुद को ना क्लास खत्म होने के बाद अपने आप को ना इंट्रोस्पेक्ट करना है कि आखिर वाकई में मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है ना, और चीजों को नोट तो करते ही चलना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं वो सीधा सीधा एग्जाम में आपको मिलेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो आपको कहां पर देखने को मिलेगी? महाराष्ट्र। अब यहां पर दो चीजें आपको याद रखना है। दो चीजें कौन कौन सी? कि जो भारत की पहली कॉटन टेक्सटाइल है, ठीक है ना, और दूसरा फर्स्ट सक्सेसफुल। ये दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है ना। अगर बात करेंगे पहली कॉटन टेक्सटाइल कहां पर लगी थी तो लिखेंगे फोर्ट ग्लॉस्टर, और ये कब की बात है? 1818, ठीक है ना। फोर्ट ग्लॉस्टर का मतलब है कोलकाता, वेस्ट बंगाल। और ये इसकी खास बात ये थी कि ये अनसक्सेसफुल थी, स्टैब्लिश तो हुई बट प्रोडक्शन नहीं हुआ, अनसक्सेसफुल। पर अगर यहां पर कुछ भी पूछा नहीं है ना कि मतलब लाइक कि सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल, तो हमारा आंसर क्या होगा? फोर्ट ग्लॉस्टर होगा। पर जो पहली सक्सेसफुल है उसकी स्थापना 1854 में मुंबई में हुई या महाराष्ट्र में हुई, मुंबई में हुई, और इसके जो ऑनर थे, मालिक थे, उनका नाम था कावस जी डाबर। कौन थे? कावस जी डाबर। इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट करते चलेंगे। तो भारत की जो पहली कपड़ा मिल है वो कहां पर लगाई गई? फोर्ट ग्लॉस्टर, कोलकाता, अनसक्सेसफुल थी। और जो पहली सक्सेसफुल थी वो 1854 महाराष्ट्र, मुंबई में, और इसके ऑनर कौन थे? कावस जी डाबर। सबसे ज्यादा जो कपड़ा मिल है, सबसे ज्यादा जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कहां पर है? आप बताएंगे सर महाराष्ट्र। लेकिन ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन, अगर बात करेंगे भारत में कृषि की, सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन कहां पर होता है? लिखेंगे गुजरात। कहां पर होता है? गुजरात। तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना,
कपड़ा मिल सबसे ज्यादा कहां पर है, प्रोडक्शन कहां पर है, महाराष्ट्र। लेकिन केवल कॉटन की बात करेंगे, कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, आप बताएंगे सर गुजरात। ये चीज कंफ्यूज नहीं होना, मैं हर चीज इसीलिए आपको क्लियर करके बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में जहां पर आप गलत करके आएंगे, ठीक है ना, तो उन गलतियों से अपने को बचना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एक तरफ लिखा हुआ है शहर, एक तरफ लिखा हुआ है शहर, और दूसरी तरफ उसकी स्पेशलिटी कि आखिर वो शहर किस चीज के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर ए है कोरबा, दूसरा है चितरंजन, तीसरा है रामागुंडम, या फिर चौथा है पिंपरी। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ तो लिखा है शहर और वो किसके लिए फेमस है, स्पेशलिटी बोल सकते हैं या रीजन फॉर फेमस, किसके लिए वो प्रसिद्ध है, ठीक है। और अकॉर्डिंगली आपको बताना है कि कौन सा सही जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चीजों को समझते हैं। अगर आपको पता है कोरबा में बाल्को है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कोरबा किसके लिए फेमस है भैया, एल्यूमिनियम के लिए, बिल्कुल सही है। अगर बात करेंगे चित्तरंजन लोकोमोटिव कहां पर है, वेस्ट बंगाल, कहां पर है, वेस्ट बंगाल में है। और इस यहां पर लोकोमोटिव रेल के इंजन बनाए जाते हैं। स्थापना लिख सकते हैं 26 जनवरी 1950, बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1950 इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डेट बताई आपको। चित्तरंजन लोकोमोटिव की स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950। और ये भारत का पहला लोकोमोटिव इंडस्ट्री भी है। कहां पर है, वेस्ट बंगाल, गलत नहीं करना। देखिए जो वाराणसी है वो भी फेमस है लोकोमोटिव इंजन के लिए, लेकिन जो चित्तरंजन लोकोमोटिव है वो कहां पर है, आप बताएंगे सर, वेस्ट बंगाल में। अगर बात करें रामागुंडम, रामागुंडम नाम की जगह है, आंध्र प्रदेश में फर्टिलाइजर के लिए फेमस है, ठीक है ना। बट जो पिपरी है, पिपरी कहां पर है, आप बताएंगे सर, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पिपरी है, ठीक है। रोहतास नाम की जगह है या रोहतास जिला है उत्तर प्रदेश, वहां पर पिपरी नाम की जगह है। और वो किसके लिए फेमस है, रिहंद डैम के लिए। किसके लिए फेमस है, रिहंद डैम, जिसे आप लोग बोलते हैं सर गोविंद सागर या गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्या बातें क्लियर है सर। इन्हीं के नाम पर भारत में पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी स्थापित की गई थी, गोविंद बल्लभ पंत सागर। रिहंद डैम रिहंद नदी पर बना हुआ है, रिहंद डैम। तो पिपरी किसके लिए फेमस है, हाइड्रो पावर के लिए, ना कि पेस्टिसाइड्स के लिए। अगर बात करें पेस्टिसाइड्स के लिए कौन सा शहर फेमस है, मध्य प्रदेश का जबलपुर, मध्य प्रदेश का जबलपुर। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चीजों को साथ में नोट करते चलेंगे। अगर बात करेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा सर पिपरी। सर पिपरी जो है वो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स के लिए फेमस नहीं है। पिपरी किसके लिए फेमस है, आप बताएंगे सर वहां पर रिहंद डैम है, हाइड्रो पावर के लिए फेमस है, ठीक है ना। और पेस्टिसाइड्स के लिए भारत में कौन सा शहर फेमस है, मध्य प्रदेश का जबलपुर। चीजों को नोट करते चलेंगे, ठीक है ना। या तो चीजों को नोट करिए या फिर सिंपल आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का हेडक्वार्टर कहां पर है। ऑप्शन नंबर ए है नागपुर, ऑप्शन नंबर बी है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी है रांची, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मैसूर। आपको बताना है कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का हेडक्वार्टर कहां पर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का हेडक्वार्टर कहां पर है। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नागपुर। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की स्थापना और इसका जो नाम है वो चीज आपको याद रखना है। देखिए अगर बात करेंगे स्थापना की, स्थापना लिखेंगे 1948, तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की स्थापना कब हुई थी, 1948 में। और हेडक्वार्टर कहां पर है, नागपुर में। इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना। दूसरा अगर याद रख ही सकते हैं, एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन स्थापना हुई थी 1957। साथ में चीजों को लिखते चलेंगे, 1957। और हेडक्वार्टर कहां पर है, हैदराबाद। कहां पर है, तेलंगाना हैदराबाद। वो चीज लिख सकते हैं, मिनरल्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। आगे बढ़े और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, वेयर इज लोकेटेड द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन। भारत में पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्रीज है या पेट्रोकेमिकल जो प्रोडक्शन है, लाइक डीजल है, ठीक है ना, पेट्रोल है, केरोसिन है, ग्रीस है, ठीक है ना, तो ये सब का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर होता है। सिंपल सी बात है, रिपीटेड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, पर क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था। ये पूछ रहे हैं
कि भैया भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ पर है, और ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं कहाँ पर है, आप बताएंगे सर जामनगर या भावनगर गुजरात। और इसके मालिक कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक, रिलायंस इंडस्ट्रीज। और यहाँ पर जो रिफाइनरी है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1999। अगर बात करें नूनामती, इंपॉर्टेंट है, नूनामती जो ऑयल रिफाइनरी है वो कहां पर है, नूनामती जो ऑयल रिफाइनरी है किसी को पता है क्या, कहां पर है नूनामती ऑयल रिफाइनरी, कहां पर है, लिखेंगे असम, बहुत इंपॉर्टेंट है असम। और आपने शायद पहली बार सुना होगा नूनामती ऑयल रिफाइनरी कहां पर है, असम में। अंकलेश्वर कहां पर है, गुजरात, ऑयल फील्ड है अंकलेश्वर गुजरात। ट्रॉम्बे कहां पर है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ट्रॉम्बे, ठीक है ना। ट्रॉम्बे और किसके लिए फेमस है, एटॉमिक एनर्जी के लिए, किसके लिए फेमस है, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी के लिए फेमस है, एटॉमिक एनर्जी के लिए फेमस है ट्रॉम्बे, ठीक है ना। ये सभी चीजें नोट करते चलेंगे, कहीं पर कोई डाउट होता है, कोई भी प्रश्न होता है तो वो चीज भी पूछेंगे। आगे देखेंगे, भिलाई स्टील प्लांट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड विद द असिस्टेंस, आपको बताना है कि जो भिलाई स्टील प्लांट है, ठीक है ना, वो किस देश की मदद से स्थापित किया गया, रशिया, यूएसए, यूके या फिर जर्मनी। आपको बताना है सर भिलाई स्टील प्लांट किस देश की मदद से स्थापित किया गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, भिलाई स्टील प्लांट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड विद द असिस्टेंस ऑफ रशिया, यूएसए, यूके या फिर जर्मनी। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रशिया, ठीक है ना। देखिए जो भिलाई स्टील प्लांट है उसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना लिखेंगे 1958। अब क्योंकि ये एमपीजीके का भी हिस्सा है इसलिए थोड़ा सा डेट इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कहां पर, लिखेंगे दुर्ग जिला है और छत्तीसगढ़ राज्य है, ठीक है ना। बातें क्लियर है क्या, रशिया की मदद से लगाया गया था। और इसकी जो शुभारंभ है, जो इनॉग्रेशन है, ओपनिंग है, वो किसके द्वारा की गई थी, उस समय पर जो राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति महोदय थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या बातें क्लियर है सभी को, क्या बातें क्लियर है। शुभारंभ किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, डालमिया नगर। डालमिया नगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो जो डालमिया नगर है बिहार में है, कहां पर है, बिहार में है डालमिया नगर, बिहार में। जिले का नाम लिखेंगे रोहतास, रोहतास नाम का जिला है, वहां पर जगह है डालमिया नगर। किसके लिए प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डालमिया नगर ऑफ बिहार इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री, लेदर, सीमेंट, सिल्क या फिर जूट, ठीक है ना। और मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा कि कौन सा शहर है और किसके लिए फेमस है, ठीक है। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है सभी को पता है, सीमेंट, क्योंकि डालमिया सीमेंट आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना, सीमेंट के लिए फेमस है। अगर बात करें लेदर के लिए कौन सा शहर फेमस है, कानपुर। किसके लिए कौन सा शहर फेमस है, कानपुर, उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश। अगर सिल्क की बात करें तो याद रखना है कौन सा शहर, कर्नाटक में मैसूर है, मैसूर कर्नाटक में सिल्क के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, सिल्क टेक्सटाइल के लिए फेमस है। अगर बात करें जूट, लिखेंगे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल जूट के लिए फेमस है, जूट, पटसन हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पटसन। चीजों को नोट करते चलेंगे। तो कर्नाटक का मैसूर किसके लिए फेमस है, सिल्क। वेस्ट बंगाल किसके लिए फेमस है, जूट, पटसन। सीमेंट के लिए डालमिया नगर, लेदर के लिए कानपुर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच इज अ मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर ऑफ इंडिया। भारत का जो प्रमुख जहाज निर्माता केंद्र है वो कौन सा है, मतलब कौन सी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा शिप बिल्डिंग का काम होता है। कैपेसिटी वाइज अगर बात करेंगे, कांडला है, पारादीप है, कोची है और तुतीकोरिन है। कौन कौन सी है, कांडला है, पारादीप है, कोची है और तुतीकोरिन है। सबसे ज्यादा जो शिप बिल्डिंग है, जहाज बनाने का काम है, वो कहां पर होता है। क्वेश्चन सिंपल सा है, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोची। इट इज द लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग सेंटर, ये सबसे ज्यादा जहाज निर्माता केंद्र, ये सबसे बड़ा है। कोची कहां पर है, केरला। और पता है कोची जो शहर है उसे हम क्या बोलते हैं, अरब सागर की रानी। क्या बोलते हैं, अरब सागर की रानी, क्वीन ऑफ द अरब सी। अगर बात करेंगे भारत का जो पहला शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है वो कहां पर लगी थी, लिखेंगे मझगांव, कहां पर है, गोवा। जो पहला शिप बिल्डिंग कारखाना है वो कहां पर स्थापित हुआ था, लिखेंगे मझगांव। और स्थापना अगर आपसे कोई ईयर पूछ ले तो लिखेंगे
1774 इंपॉर्टेंट है। मझगांव गोवा, मझगांव गोवा, ठीक है, मझगांव गोवा। और अगर बात करेंगे ना मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत की, आधुनिक भारत की अगर बात करेंगे, आधुनिक भारत की, आधुनिक भारत की जो पहली शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है लिखेंगे, उसका नाम था हिंदुस्तान, हिंदुस्तान शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड कंपनी, हिंदुस्तान शिपयार्ड कंपनी। और इसकी स्थापना हुई थी 1941 में। इसके ऑनर पता है कौन थे, लिखेंगे सिंधिया जी, जो भी सिंधिया रूलर थे ग्वालियर के, उनकी ये फैक्ट्री थी 1941 में स्थापित की गई थी। हिंदुस्तान शिपयार्ड कंपनी कौन सी थी, हिंदुस्तान शिपयार्ड कंपनी। और ये कहाँ थी, ये इंपॉर्टेंट है, तो लिख सकते हैं विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। तो स्वतंत्र आधुनिक भारत की जो पहली थी वो कौन सी थी, हिंदुस्तान शिपयार्ड कंपनी। कहाँ पर, विशाखापट्टनम। कब स्थापित हुई, 1941। और इसके ऑनर कौन थे, ग्वालियर के जो रूलर थे, महाराज थे, सिंधिया जी थे, ठीक है ना। अगर बात करेंगे कोची, भारत में सबसे ज्यादा जो शिप बिल्डिंग सेंटर है जहां पर जहाज का निर्माण किया जाता है वो कौन सा है, कोची, ठीक है ना। कहां पर है, केरला। अगर बात करेंगे जो पहली शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है इतिहास में, ठीक है ना, ट्रेडिशनली जब जहाज बनाए जाते थे वो कहां पर थी, मझगांव गोवा, 1774। आपको ही पता है गोवा किसके लिए फेमस है, पोर्तुगीज के लिए। किसके लिए फेमस है, सबसे ज्यादा आपको पोर्तुगीज सेटलमेंट कहां पर देखने को मिलेगा, गोवा, ठीक है। चलिए चीजों को नोट करते चलेंगे, हर एक चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैड बीन स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में जो सबसे पहला कपड़ा मिल है, कपड़ा उद्योग है, उसकी स्थापना कहां पर हुई थी। इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूं और इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फोर्ट ग्लॉस्टर कलकत्ता। कब की बात है भैया, 1818। लेकिन ये कैसी थी, अनसक्सेसफुल। अब देखिए क्वेश्चन में सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल लिखा नहीं, सो हमारा आंसर क्या होगा, फोर्ट ग्लॉस्टर कोलकाता, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करेंगे जो सक्सेसफुल थी वो कहां पर थी, मुंबई में। सक्सेसफुल कहां पर थी, मुंबई में। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1854। और ऑनर कौन थे, कवच जी डाबर। कौन थे, कवच जी डाबर, ठीक है। और अगर मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो 1906 में कहां पर, नेपानगर, नेपानगर में तापी मिल करके लगाई गई थी, तापी मिल। और 1907 में इंदौर में मालवा मिल की स्थापना हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश की जो पहला कपड़ा उद्योग है वो नेपानगर बुरहानपुर में स्थापित हुआ, उसका नाम था तापी मिल, 1906। और दूसरा कौन सा था, 1907, मालवा मिल इंदौर, मालवा मिल इंदौर। क्या बातें क्लियर है, साथ में हर चीजों को नोट करते चलना है। आगे बढ़ें। और व्हेन वाज द फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट ऑफ इंडिया सेटअप, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का जो पहला फर्टिलाइजर प्लांट है वो कब स्थापित हुआ था, सॉरी यहां पर कहां पर पूछा गया है, नंगल, सिंदरी, अलवर या फिर बॉम्बे। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र, ठीक है ना, या आप बोल सकते हैं ना यहां पर फर्स्ट बोल सकते हैं नेशनल फर्टिलाइजर, तब क्वेश्चन सही होगा। जो फर्स्ट नेशनल फर्टिलाइजर प्लांट, एनएफएल आप लोगों ने सुना होगा, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, उसकी स्थापना कब हुई थी, ये तब क्वेश्चन सही होगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, सिंदरी। सिंदरी कहां पर है, झारखंड। सिंदरी कहां पर है, झारखंड। लेकिन याद रखेंगे यहां पर पहला एनएफएल खोला गया था, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। ओवरऑल अगर बात करेंगे फर्टिलाइजर भारत में जो पहला है, फर्स्ट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फर्स्ट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वो कहां पर खोला गया था, लिखेंगे रानीपत, रानीपत नाम की जगह है और है कहां पर, तमिलनाडु। है कहां पर, तमिलनाडु। कहां पर भैया, तमिलनाडु। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो पहला नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का प्लांट था वो कहां पर स्थापित किया गया था, सिंदरी बोल सकते हैं, झारखंड में। और सिंदरी जो झारखंड नाम की जगह है वो फर्टिलाइजर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो भारत में शुरुआत हुई वो कहां से हुई, रानीपत, तमिलनाडु, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़े उसके पहले फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए रावल्स एकेडमी भोपाल की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज शुरू की। अगर अभी तक आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया तो इस दिए गए नंबर पर कॉल करना है 8319618002 और खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करना है, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, देख सकते हैं, यूनिट वाइज सिलेबस कवर हुआ है,
बाद में फुल लेंथ टेस्ट है और साथ में सी सेट के भी पेपर हैं। तो एक होलिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है और जो भी क्वेश्चन है ना वो रिलेवेंट टू द एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम है। मतलब जिस तरीके के क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर टेस्ट सीरीज में डिजाइन किए गए हैं। देखिए ये हमारे टारगेटेड बैच है, किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी आप तैयारी को शुरू कर सकते हैं। देखिए टारगेटेड बैच का मतलब क्या होता है, आप लोग के दिमाग में होगा कि आखिर ये टारगेटेड बैच है क्या। जैसे हमारे बीच में बहुत लोग होते हैं जिनका प्रीलिम्स तो हो रहा बट मेंस नहीं हो रहा, ठीक है ना। मेंस तो हो मतलब मेंस की तैयारी करके बैठे हैं बट पिछले कुछ अटेम्प्ट में उनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा। फिर जो लोग ग्रेजुएशन में उनको अभी एग्जाम देना नहीं तो वो यूपीएससी फाउंडेशन ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक मेंस ओरिएंटेड बैच है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच है, 1 ईयर का हमारा टारगेटेड बैच है, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाएगी। तो यहाँ पर आप किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो भी क्लासेस होंगे ना वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पर आपको मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन अभी फिलहाल चल रही है वो ये है, राव अकेडमी का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो या तो बारकोड का उपयोग करेंगे या फिर सिंपल गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, राव अकेडमी सर्च करना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है और टेलीग्राम है। यहाँ पर भी जुड़ करके आप राव अकेडमी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, नोटिफिकेशंस हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की ये जो क्लास थी भारत में उद्योग इंडस्ट्रीज इन इंडिया वो कंप्लीट होती है। सो आई होप आप लोगों को आज की ये जो क्लास है, आज का ये जो सेशन है वो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।